आज की मीटिंग 21st मीटिंग पढ़नी है, पर उससे पहले एक दो बात फिर मुझे याद आई तो मैं बता दूँ। तो कभी कभी जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो कुछ नए नए विचार आते हैं, तो वो फिर मैं लिख लेता हूँ। तभी 2 दिन पहले एक्सरसाइज करता था तो एक ख्याल आया कि ये हमारे ऋषि मुनि जो पास्ट और फ्यूचर में देखते थे तो वो कैसे संभवित होगा, कौन सी आँख से देखते होंगे, या मतलब क्या होता होगा। तो और उसका एक उदाहरण भी है कि वो लोग तो कितना लंबा देख सकते थे कि रामायण का ऋषि जो है, वो एक रामायण में बात आती है कि रामायण का ऋषि अपने एक शिष्य को कहता है कि देखो ये तो द्वापर युग चल रहा है और कलयुग में मैं तुमको उस समय उस जगह पर मिलूँगा और हम ये विषय के ऊपर बात करेंगे। तो मतलब कि त्रेता युग का ऋषि कलयुग में क्या होने वाला है वो भी जानता था, देख सकता था। इतनी इन लोगों के पास आगे पीछे की दृष्टि थी। और इसी तरह पीछे भी देख सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसा होता होगा कि वो जैसे कि हमारे पहले जैसे हम वो कैसेट प्लेयर यूज़ करते तो उसमें फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स का आता था, तो वो लोग भी ऐसा कुछ माइंड को ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करते होंगे और जो आगे का देखना होगा वो देखते होंगे। या इसी तरह पीछे की भी जो है, पीछे का भी समय जो है उसमें भी जो देखना है वो भी देख सकते होंगे। क्योंकि हम जिसको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट कहते हैं और हम मानते हैं कि भाई पास्ट तो हो गया तो हो गया, अब वो कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। पर साइंस ने एक ऐसा प्रयोग किया था जिसमें पास्ट को उसने प्रेजेंट में लाया था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक सुपरसोनिक प्लेन को उड़ाया था। अब हमारी पृथ्वी जो है वो जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, वो जो है वो करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की गति से करती है। इतनी फास्ट में ये पृथ्वी जो है वो भ्रमण करती है, इतनी फास्ट वो गति करती है। पर क्योंकि हम भी उसके साथ साथ घूमते हैं इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता है। तो पृथ्वी की ये जो है वो घूमने की, अपनी धरी के ऊपर घूमने की इतनी स्पीड है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो प्लेन उड़ रहा था वो भी जो पृथ्वी की गति थी उसके मुताबिक उड़ रहा था। तो उन लोगों वो जो वर्तमान जो था, जैसे कि वो ऊपर से उड़ रहा था, तो एक सूर्यास्त जो है वो हो रहा था और फिर धीरे धीरे करके सूर्य डूब गया। अब क्या किया उन्होंने, ये स्पीड जो है प्लेन की, रॉकेट जैसा था तो इसकी स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। तो 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड कर दी। तो हुआ ये कि जो सूर्य डूब गया था वो उन लोगों ने देखा कि जैसे फिर से वापस सूर्य नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, जैसे वैसे वापस मतलब कि जो भूतकाल था वो वर्तमान हो गया। तो जो भूतकाल में हकीकत में तो सूर्य डूब गया था उस समय तो, पर जब जैसे कहने का मतलब ये कि जब स्पीड बढ़ती है तो वो लोग भूतकाल के अंदर चले गए और भूतकाल में जो सूर्य डूब गया था उसको उन्होंने फिर से देखा कि नहीं, सूर्य तो अभी है, डूबा नहीं है। तो ये चीज़ है कि हम जिसको भूतकाल कहते हैं, अगर हमारे माइंड का अगर ऐसी कैपेसिटी है तो हमारे माइंड को उसमें ले जा सकते हैं, तो वो हमारे लिए वर्तमान बन जाता है और हम उसी समय हर चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो साइंस ने भी ये प्रयोग किया है। और इसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि थे, इसी तरह कुछ वो भी जिसको हम भूतकाल या भविष्य काल कहते हैं उसके अंदर देखते होंगे। तो ये एक बात मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा कि ये शेयर करूं आपके साथ। दूसरी एक, ये जो लास्ट मीटिंग के अंदर विजुअलाइजेशन की टेक्निक और मिड ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब हमने देखा था।
तो एक दो टेक्निक तो हमने देखी है विजुअलाइजेशन पर, एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें हम ये कॉन्शियस स्लीप की तरह लेटकर ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम समंदर के किनारे खड़े हैं, सूर्यास्त हो रहा है, पवन बह रहा है, ये जो लहरों की आवाज़ आ रही है, ये सब कुछ। तो इसका एक अपने आप में तो कर सकते हैं तो आप करना। बाकी मैंने एक सोचा है कि एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो इसका विजुअलाइजेशन का बनाऊंगा, 3 स्टेप म्यूज़िक के साथ में कमेंट्री दूंगा, तो उसके मुताबिक आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो देखता हूँ जब टाइम मिलेगा तो इस तरह का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन का वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, तो आप उसके मुताबिक प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक दो बात मुझे याद आई थी। एक बार लास्ट में एक भाई ने सवाल भी पूछा था कि भाई ये चिट्ठी का जो है, चिट्ठी के बारे में भी हम क्या कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ। तो ये भी एक हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि चिट्ठी जो है, तवरिया जी ने ये प्रयोग दिया है कि भाई जैसे हम शावर बात लेते हैं तो हमारे ऊपर शावर से पानी जो गिरता है, इसी तरह आप शांति से बैठकर आप उसकी भी एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि शावर की तरह चिट्ठी का जो प्रवाह है वो पूरा आपके ऊपर आ रहा है, आप इससे आप उसको महसूस कर रहे हैं, और चिट्ठी से आप पूरे जैसे कि हम पानी से कैसे भीग जाते हैं, इस तरह पूरा आप चिट्ठी के अंदर इससे भीगे हुए हो। इस तरह आप ये भी एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और ये बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप सही ढंग से इसको करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ये चिट्ठी के साथ आगे जाके कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इतना थोड़ी पूर्व भूमिका में बात करना चाहता था। अब 21st मीटिंग को पढ़ते हैं। वैसे काफ़ी लंबी है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम भी इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, पर आज जितना पढ़ सकते इतना पढ़ते हैं। 21st मीटिंग 17 मार्च 1983। Dear friends, in our mid-term meeting of 17th February 1983, we checked the various exercises and their benefits. Today I wish to place before you the need of self-discipline and the benefits arising therefrom, after which we shall continue our study from our last meeting. तो लास्ट मीटिंग उन्होंने जो उस समय फरवरी में ली होगी, फरवरी 83 में, तो उन्होंने ये सब एक्सरसाइज वगैरह वो कराते थे, वो लेक्चर करते थे। उससे पहले वहाँ एक एक्सरसाइज की भी सेशन चलती थी, तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज कराते थे। फिर जो पुराने लोग थे वो फेज की एक्सरसाइज भी करते थे वहाँ, तो वो सब उन्होंने कराई होगी और चेक किया होगा, और उसका क्या बेनिफिट वगैरह है वो भी उन्होंने बताया होगा। अब आज वो जो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बात करना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व क्या है और अध्यात्म में सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हम प्रगति कर सकते कि नहीं, ये सारी बात वो बताएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन माने स्व अनुशासन या स्व अभ्यास, या दूसरी तरह कहे तो जो नियमों का पालन करना होता है, जो कुछ नियम बताए गए हैं खाने पीने के बारे में, नींद के बारे में, 3 स्टेप के बारे में, और जो कुछ बताया है वो सब रेगुलरली करना, वो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। और जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। I can convey to you my thoughts in 2 ways. 1, by words, that is stating what the leading scriptures say, and 2, by creating insight within you. But this can be developed only by diligent practices of exercises. अब कहते हैं कि भाई अगर हमें
हमारा विचारों को प्रकट करना है, या वो कहते थे कि मैं मेरा विचार दो रूप से प्रकट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। एक जो है, जो शास्त्रों के अंदर जो कुछ बताया गया है, प्रमुख प्रमुख शास्त्र है, जैसे कि योग सूत्र है, गीता है वगैरह, उपनिषद है, तो उसमें क्या क्या बताया गया है वो मैं बताऊं। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपने अंदर ही उतर जाऊं और मेरे अंदर ही इंसाइट ऐसी एक डेवलप करूं, तो इंसाइट से द्वारा मुझे सब कुछ पता चल जाए या ज्ञान पता चले। ये दूसरे पॉइंट को तो हम बार बार बात करते हैं कि भाई जब चिट्ठी के साथ या यूडीएम के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, तो क्योंकि यूडीएम ऑल नोइंग जो है और वो और ऑल प्रिवेलिंग भी है, हर जगह पर वो मौजूद है, तो उसके द्वारा हम हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अंदर से। तो ये दो रास्ता उन्होंने बताया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला रास्ता जो है वो पंडित लोगों का है, कि जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र की चर्चा विचारना खंडन मंडन वगैरह करते रहते हैं। और दूसरा जो है योगी का रास्ता है, कि जो अपने अंदर उतरता है और अपनी इंसाइट से जो कुछ जानना है वो जान लेता है। तो कहते हैं कि ये दूसरी बात जो डेवलप करने के लिए आपको डिलीजेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत खनपूर्वक धैर्यपूर्वक आपको रेगुलरली योगाभ्यास करना पड़ेगा, तो जाके अंदर की इंसाइट आपकी डेवलप हो सकती है। Here therefore self-discipline plays a vital part which ultimately leads to wisdom। अब सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो अनुशासन का पालन करोगे तो वो आगे जाके आपके अंदर विजडम एक ऐसा ज्ञान अंदर से आएगा कि जिसके द्वारा आप सब कुछ जान पाओगे। विजडम बहुत ऊंची चीज़ होती है। एक है अंडरस्टैंडिंग, एक है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम। तो नॉलेज तो सामान्य चीज़ है, हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसे नॉलेज के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम साधना करते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, उससे एक हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अंडरस्टैंडिंग इससे ऊपर है, और इससे भी ऊपर जो है वो विजडम है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का उसमें बहुत वाइटल रोल है, ऐसा वो कहते हैं। माई डिज़ायर इज टू क्रिएट इन यू दिस इनसाइट। लो, ये तो हमारे लिए भी ये अच्छी बात है कि उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि हमारे अंदर भी इस तरह की इनसाइट कुछ क्रिएट कर सके, वो डेवलप कर सके। तो उसमें गुरु का तो रोल होता है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, उसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। पर दूसरा सेकंड पार्ट हमारा है, हमें रेगुलरली ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो जाके ऐसी इंसाइट हमारे अंदर डेवलप हो सकती है। बुद्ध हिमसेल्फ हैज सेड, जस्ट एज द अर्थ इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गिव्स बर्थ टू ऑल दैट ग्रोज, likewise self discipline is the basis of those making spiritual endeavor and it gives birth to every virtue। तो ये भगवान बुद्ध का एक कोटेशन है जो यहाँ उन्होंने लिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह जो पृथ्वी है, धरती माँ है, वो हर चीज़ का एक बेस है, आधार है। जो जो हम देखते हैं, ये चाहे वृक्ष है, वनस्पति है, या हम भी जो पृथ्वी के ऊपर है, या और पशु प्राणी है, जो चीज़ जो हम जो ग्रो कर रहे हैं, हम जो अपने आप को जो विकसित कर रहे हैं, वो सारे का सारा जो है उसका आधार पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी हमें खाना पीना देती है, अन्न देती है, पृथ्वी का ही एटमॉस्फेयर से हम हवा लेते हैं, पृथ्वी ही हमें पानी देती है। तो ये सारी चीज़ जो पृथ्वी देती है, इसीलिए हमारा जीवन जो है वो टिका हुआ है। तो पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। इसी तरह कहते हैं कि भाई आपका अगर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आपका जो आध्यात्मिक प्रयत्न भी आपके इससे हो पाएंगे, उससे आपके आध्यात्मिक प्रयत्न होंगे, और आध्यात्मिक प्रयत्न होंगे तो आपके अंदर वर्च्यू डेवलप होंगे, माने कि सद्गुण, या इसको पुण्य भी कहते हैं, पुण्य भी या सद्गुण हमारे अंदर
डेवलप हो कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन का इतना महत्व है कि हमारे अंदर वो सद्गुण ला सकता है। इन द सूत्रा ऑन द एंटरिंग इनटू परिनिर्वाण, तो ये कोई बुक का नाम है, कोई जैसे योग सूत्र है इस तरह का ये कोई बुक का सूत्र होंगे, उसके अंदर से भी एक कोटेशन तावरिया जी ने लिया है। डिसिप्लिन इज द स्टेयरकेस टू एवरी होलसम ट्रूथ। तो डिसिप्लिन का यहाँ मैं फिर से महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो पूर्ण सत्य है वो पूर्ण सत्य को प्राप्त करने के लिए एक डिसिप्लिन जो है वो सीढ़ी का काम करते हैं। एक लेडर सीढ़ी स्टेयर जो होता है, तो स्टेयर या सीढ़ी जो कहते हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ के हम ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन के द्वारा हम होलसम ट्रूथ यानी कि पूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज द बेसिस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारा होता है उसका जो बेसिस है, उसका आधार है, ये डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन को बौद्धिज्म के अंदर भी महत्व दिया गया है इतना ही, और योग के अंदर तो इतना महत्व दिया हुआ ही है। तो ये डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट है। और आगे भी एक उनका बौद्धिज्म का कोई शास्त्र होगा, उसमें से और एक कोटेशन लेते हैं और कहते हैं कि साक्य हम द्रक्पा, ये उनका शास्त्र का नाम होगा, साक्य हम द्रक्पा सेज, या कोई व्यक्ति का नाम होगा, सेज इफ सेल्फ डिसिप्लिन इज लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग वन possesses the root of higher beings, a step ladder for achieving spiritual liberation. Without discipline, no method is effective. तो ये दूसरा कोटेशन है कि जिसके अंदर कहते हैं कि जो हायर बीइंग जो है, जो उच्च हस्ती या जो उच्च प्रकार का जीवन है, उसके लिए जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है, जब हम वो सीखते हैं तो उसके द्वारा हम इस प्रकार की जो उच्च हस्ती या उच्च जीवन या हमारा उच्च प्रकार का होनेपन जो है वो हम उसको पजेस कर सकते हैं, मतलब कि उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि स्पिरिचुअल लिबरेशन मतलब कि जो आध्यात्मिक मुक्ति है, वो मुक्ति भी हमें ये इसे सीढ़ी की तरह हम स्पिरिचुअल लिबरेशन भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। और विदाउट डिसिप्लिन नो मेथड इज़ इफेक्टिव। अब हम मेथड तो करते हैं, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, मेथड तो करते हैं, पर सवाल ये है कि डिसिप्लिन के साथ करते हैं या फिर ऐसे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसके अंदर कोई जागृति का तत्व नहीं है, उसके अंदर हमारे अंदर कोई पूरी इंटेंसिटी नहीं है, और फिर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं बनेगी। तो इफ़ेक्टिव मेथड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये साधना में ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होगी तो साधना इफ़ेक्टिव होगी, नहीं तो हम साधना या कोई मेथड जो है वो करते जाएंगे, पर इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, वो नहीं आएगा। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरे किताब के अंदर से भी कोटेशन बताते हैं, इन द ज्वेल ऑर्नामेंट ऑफ लिबरेशन। तो जैसे रत्न आभूषण होता है, मुक्ति का रत्न आभूषण, ऐसा कोई किताब होगा, उसके अंदर का एक कोटेशन बताते हैं कि इफ वन डज नॉट possess सेल्फ डिसिप्लिन वन विल नॉट गेन लिबरेशन फ्रॉम द 3 वर्ल्ड्स ऑफ संसारा। तो यहाँ तो और आगे की बात कर दी कि भाई आप तीनों लोक से मुक्ति नहीं पा सकोगे अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं प्राप्त किया है या सेल्फ डिसिप्लिन पर आप नहीं चले हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को आपने नहीं फॉलो किया है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि ये जो लिबरेशन है, मुक्ति है,
तीनों लोक से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भू भुव स्व। क्योंकि एक्चुअली तो मुक्ति का कंसेप्ट यही है, खाली भूलोक से मुक्त होना मुक्ति नहीं है। भूलोक से आदमी छूट के फिर भूवलोक में भी फंस जाता है, तो भूवलोक में फिर छूटता है तो उसके आगे स्वलोक पड़ा है। तो ये सब तीनों लोगों के अंदर लाखों सालों की या लाखों जन्मों की जर्नी होती रहती है, और ये कहीं पर भी हम फंसे नहीं और आगे बढ़ते जाएं तो मुक्ति हो सकती है। मुक्ति का मतलब ही ये है कि तीनों लोक से मुक्त होना, और जो हमारा जनलोक है, सेलेस्टियल होम है, वहाँ पहुँच जाना। मतलब कि एग्जिस्टेंस से निकलकर फिर से क्रिएशन में चले जाना, उसको रियल मुक्ति कहा जाता है। इन द ट्रेजरी ऑफ ओरल टीचिंग, तो जो एक ओरल टीचिंग होता है, जो मौखिक जो उपदेश देते हैं, उसका ट्रेजरी मतलब खजाना, ऐसा भी कोई किताब होगा। और ओरल टीचिंग को तावरिया जी वर्ड बाय माउथ कहते थे कि भाई जो मुख से जो गुरु शिष्य को बताता है वो एक्चुअली राइट टीचिंग है। तो यहाँ ट्रेजरी ऑफ ओरल टीचिंग में से भी लिया है कोटेशन। द रूट ऑफ द डॉक्ट्रिन इज नोन एज डिसिप्लिन एंड नॉट टू गार्ड डिसिप्लिन लीड्स टू इविल। तो डिसिप्लिन जो है वो उसको हमें एक तो गार्ड करना पड़ता है, उसको संरक्षित करना पड़ता है। उसको संरक्षित नहीं करते तो हम इविल अनिष्ट की ओर चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कहिए कि भाई ये जो रूट ऑफ डॉक्ट्रिन नोन एज डिसिप्लिन, तो रूट ऑफ डॉक्ट्रिन माने कि कोई भी सिद्धांत जो होता है, अध्यात्म का सिद्धांत होता है, जैसे कि हमारे वेदांत के अंदर जो महावाक्य जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरे जो है वो जो 4 प्रकार के हैं ऐसे महावाक्य, ये सारे जो महावाक्य है वो भी एक प्रकार के डॉक्ट्रिन है। तो वो इस प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उसको भी डिसिप्लिन के रूप में लेकर, जैसे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ऐसा हम कहते हैं, तो ये भी एक डॉक्ट्रिन हो जाता है। तो इसको, और ये डॉक्ट्रिन को जो है वो उसको डिसिप्लिन बना के चलना है, और दूसरा उसको गार्ड करना है, उसको संरक्षित करना है ताकि हम इविल की ओर न जा सके। इट इज द रूट ऑफ वंस धर्म एंड विदाउट इट एवरीथिंग विल रोट। इट इज द रूट ऑफ वंस धर्म, हर एक व्यक्ति का ये धर्म है। इस तरह की डिसिप्लिन को फॉलो करना वो हर एक व्यक्ति का धर्म है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एवरीथिंग जो सब कुछ है वो सड़ जाएगा। जैसे एक चीज़ सड़ जाती है या मुरझा जाती है, तो इस तरह डिसिप्लिन के बिना, धर्म के बिना जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सड़ जाएगी, मुरझा जाएगी। एक और कोटेशन से, डिसिप्लिन इज टू बी अंडरस्टूड एज द बेसिस ऑफ एवरी परफेक्शन। तो एवरी परफेक्शन जो 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 पूर्णता है, वो सब पूर्णता का जो मूल है वो जो है वो डिसिप्लिन के है। डिसिप्लिन को अगर हम समझते हैं तो वो समझना, और मतलब ये समझ जो ऐसे नहीं आती है, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो वो एक समझ आती है, और वो परफेक्शन का एक रूट बन जाता है। ऐसा ये कोटेशन है। अब वो आगे कहते हैं, स्पेशली इन द degenerate age, it is more beneficial to maintain the practice of discipline than a worship of all gods। ये तावरिया जी खुद कहते हैं कि ये हमारा युग है, ये कैसा है कि डिजेनरेट युग है, जो अधपतन का युग है। अभी हम देखते हैं कि पूरा जो समाज है वो जैसे कि अधपतन की ओर जा रहा है। इतनी सारी जो है वाइसिस, इतनी सारे हिंसा, ये वो न जाने क्या क्या जो ये युग के अंदर हम देखते हैं, इतने सारे तकलीफ़ें,
प्रकृति से भी तकलीफ आती है और समाज में भी ये सब होती रहता है। तो ये सारा जो ये डिजेनरेट एज है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप डिसिप्लिन का अभ्यास करें, न कि भगवान 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 करके बैठे रहा है। तो भगवान ठीक है, जो लोग उसकी वर्शिप करते हैं तो वो उसके हिसाब से ठीक है, पर ये काफ़ी नहीं है। हम बैठे बैठे भगवान भगवान करते रहेंगे तो इससे जो ये जो युग के अंदर ये जो सड़ा आ गया है और ये युग जो और ख़तरनाक होता जाता है वो कुछ कम होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और शुरुआत हम हमसे ही कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इस युग में भगवान भगवान करने से तो वो ज़्यादा उपयोगी है। तो सीधी सी बात है कि जैसे भाई ये एक डिसिप्लिन मानो की है कि आहार की है, नींद की है या 3 स्टेप की डिसिप्लिन है। अगर आप तीनों चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है कि खाली बैठे बैठे भगवान भगवान करते रहना। तो भगवान की पूजा करते रहो, वो फायदा कारक है कि ये हम आहार का नियम का पालन करें, हम जो निद्रा का जो टेबल बताया है उसका हम फॉलो करें, 3 स्टेप करें और सारी प्रैक्टिस करें। तो आप खुद समझिए कि भाई क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम समझ सकते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर काम करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हमारे ऊपर हमें काम करना है, डिसिप्लिन को हमारे अंदर लाना है। So dear friends, I cannot now tell you more forcefully the benefits of self-discipline. अब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में तो उन्होंने पूरा पेज भर के यहाँ इतनी सारी बात बता दी। कहते कि अभी इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मतलब कि अभी हमें ही जागना है, हमें ही समझना है कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व क्या है और हम इसको क्यों ना फॉलो करें, मतलब हमें उसको फॉलो करना ही चाहिए। One must observe the discipline in food, sleep, 3-step rhythmic breathing as per the tables given to each one of you. तो हम जो पीछे की मीटिंगों के अंदर हमने देख चुके हैं, शुरुआत के अंदर उन्होंने ये तीनों के अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं कि किस तरह फूड जो है उसको कम किया जाता है। अगर 3 बार खाते हैं तो 2 बार के ऊपर आते हैं, फिर 1 बार के ऊपर आते हैं। खाना किस तरह कम किया जाए। इस तरह निद्रा के जो आवर्स है 8 घंटा सोते हैं तो धीरे धीरे करके किस तरह 6 घंटे के ऊपर और फिर 5 घंटे के ऊपर आ सकते हैं, ये भी टेबल बताया है। और तीसरा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ाकर किस तरह 2 साल के अंदर 8 घंटे 8 आवर्स की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं 2 साल के अंदर, उसका भी टेबल बताया है। तो ये भी एक प्रकार की डिसिप्लिन ही है, ये सब बताया है वो डिसिप्लिन का पार्ट ही है। अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो भी समझो कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण एक डिसिप्लिन का उन्होंने बताया है और वो है 7 - 1 = 0, 30 - 1 = 0 एंड 365 - 1 = 0। ये इतनी डिलीजेंटली करना, इतने खन से हमें करना पड़ेगा कि एक दिन भी हमारा ये प्रैक्टिस के लिए ब्रेक ना हो। चाहे बारगांव जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कहीं भी एक कोने में बैठ के भी हमें ये कर लेना है। अभी हम लोग लद्दाख गए थे तो दिल्ली के ऊपर टाइम ज़्यादा था तो हम फिर एयरपोर्ट के ऊपर ही सब लोग एक कोने में बैठ के एक्सरसाइज कर ली थी। तो ये ऐसा सोचना नहीं है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये हमारी सब थोड़ी अंदर की ये एक संकोच जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। वन मस्ट ऑब्जर्व द डिसिप्लिन इन थिंकिंग एज पर आवर नोट्स। अब थिंकिंग के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा बताया हुआ है, पोज की एक्सरसाइज बताई है, राइट थिंकिंग क्या है और जो हमारा सो कॉल्ड थिंकिंग जिसको वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं वो थिंकिंग क्या है, कैसा है। फिर इनर डिसिप्लिन के अंदर ड्रिफ्ट वॉचिंग का बताया है। ड्रिफ्ट वॉच वो भी थिंकिंग से रिलेटेड ही है कि हमारा थिंकिंग कितना एक सब्जेक्ट से ऊपर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भागता है, तो वो हम ड्रिफ्ट वॉचिंग से वो हम जान पाते हैं। तो थिंकिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। वो भी
वन मस्ट बी रेगुलर इन वंस प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेस डेली। तो अभी जैसे मैंने बताया 7 - 1 is 0, 30 - 1 is 0 और 365 - 1 is 0 जो बताया है वो इसीलिए है। और वो हकीकत में तो वो योग सूत्र का ही एक सूत्र है जिसको उन्होंने ये फॉर्मूला के रूप में दिया है। जो सूत्र है फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार द्रद भूमि सेवितो। तो ये जो सूत्र है वही उन्होंने ये फॉर्मूला के रूप में दिया है। तो सतु दीर्घ काल तक मतलब कि बहुत लंबी अवधि के तक हमें निरंतर्य मतलब निरंतर कांस्टेंट उसको करना पड़ता है और उसकी दृढ़ भूमि उसका एक फाउंडेशन हमें बनाना पड़ता है ये सब एक्सरसाइज कर करके। तो ये एक्सरसाइज अनिवार्य रूप से डेली करनी। जैसे कि हम बात लेते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम बात नहीं लेते हैं नॉर्मल कोर्स में, तो वो इसी तरह एक्सरसाइज किसी दिन भी हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। द नोट शुड बी स्टडीड ओवर अगेन एंड ऑल क्लैरिफिकेशन साउट। तो ये जो उन्होंने ये सारे डिस्कोर्सेस में दिया है, इनर डिसिप्लिन में दिया है, पर्पस में दिया है, योग सूत्र में दिया है, कितना सारा उन्होंने लिखा है। और डिस्कोर्सेस के तो 7 पार्ट है। तो इतना सारा जो है उसमें से जितना हम समझ सके, जितना हम पचा सके, इतना तो कर सकते हैं ना, तो वो हमें करना चाहिए। और ये जो नोट्स उन्होंने सब दिए है उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हमारा एक क्लैरिफिकेशन हमें हमेशा मिलता रहे। Unless you are serious and sincere in your quest, those who wish to help you to progress along the path are helpless. अब अगर हम ही सिंसियर नहीं है, हम ही सीरियस नहीं है इस मार्ग के ऊपर, ये जो हमारी खोज है, क्वेस्ट जो खोज के लिए निकले हैं हम, आध्यात्म के अंदर हमें जो खोजते हैं हम, तो ये जो यात्रा करने निकले हैं उसके अंदर हम ही सीरियस नहीं है, नहीं सिंसियर है, तो जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं, जो महापुरुष है, जो कोई गुरु जैसे लोग हैं, वो जो हमें मदद करना चाहते हैं वो कैसे मदद कर पाएंगे जब हम कुछ करते ही नहीं, तो वो फिर क्या कर पाएंगे। तो मदद तो उसको मिलती है कि जो कुछ करता है, और वो भी देखते हैं कि भाई कौन प्रैक्टिस करता है या कौन आगे जाके भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकता है, उनका वो लोग हाथ पकड़ते हैं, उनको वो मार्गदर्शन देते हैं और सूक्ष्म रूप से भी बहुत मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ओरल ये टीचिंग की ज़रूरत है, सूक्ष्म रूप से भी आपको इतनी प्रेरणा मिलती है कि आप रोज़ निरंतर आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ज़रूरी ये है कि सीरियस और सिंसियर हमारा प्रयत्न होना चाहिए। You may go from one exponent to another and it may be true you have come to me after having gone to others, and perhaps you may seek yet someone else, not finding in yourself any desirable progress because you have not subjected yourself to self-discipline. अब देखो यहाँ भी एक बहुत गंभीर बात उन्होंने कह दी और फैक्ट कहा है कि क्योंकि लोग यही करते हैं, एक गुरु के पास से जाते हैं, फिर दूसरे के पास 6 महीना, साल, 2 साल कुछ किया, फिर उनको लगता है कि यार बहुत हो गया अभी तो, फिर दूसरे गुरु को पकड़ते हैं, उसके पास थोड़ा किया, फिर तीसरे गुरु को पकड़ते हैं, और पूरी ज़िंदगी इस तरह घूमते रहते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता है। अगर पानी चाहिए तो एक ही जगह पर गहराई से कुआं खोदना पड़ता है ना। अभी थोड़ा 10 फुट यहाँ खुदाई की, 10 फुट फिर और जाके खुदाई की, तीसरी जगह जाके खुदाई की, तो कहाँ से पानी मिलेगा। और हम जाने अनजाने में यही काम करते रहते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, ये किया। कई लोग तो ऐसे जैसे खिचड़ी जैसा बना देते हैं, थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया, पर इससे नहीं होता है। और मैं तो मेरा खुद का भी अनुभव है, जो ये सारी जो मेडिटेशन की जो शिविरें चलती है, इन सब के मैं अंदर गया हूँ, हठयोग के क्लासेस भी किए हैं, सब कुछ किया है, भजन कीर्तन भी किया है। और उसके बाद में जब ये 3 स्टेप का मार्ग मिला, तब मुझे अंदर से एक संतोष हुआ कि लगा कि नहीं, अब ये मार्ग मिला है और इसको नहीं छोड़ना है कभी भी। तो ये इस तरह
हाँ चलो ठीक है, हम भूतकाल में जितना भी भटके जाने अनजाने में, वो हो गया सो हो गया, पर अब तो समझ में आना चाहिए कि अब क्या करना है। अब आधी ज़िंदगी से पौनी ज़िंदगी या कई लोगों की इतनी सारी ज़िंदगी निकल गई है और अभी भी कुछ ये कुछ ढंग से नहीं करते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है आगे। और वही ये कहते हैं कि भाई आप मेरे पास भी आए एक दिन, आप मुझे छोड़ के भी कहीं चलो जाओगे। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ जैसे कहे ना कि यू हैव नॉट सब्जेक्टेड योर सेल्फ टू सेल्फ डिसिप्लिन, तो हमें जो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो उसके ऊपर जाना है। और सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हमें जो प्रैक्टिस समझ में आई है उसको पकड़ के रखना है, उसकी गहराई के अंदर जाना है। जो चीज़ के अंदर गहराई के अंदर नहीं जाएंगे और फिर दूसरी चीज़ पकड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरा तो बिल्कुल अनुभव है, और इसीलिए न मुझे और कुछ पढ़ने की इच्छा होती है न कुछ जानने की होती है कि ये जो है इसके अंदर कितना हम डूब सकते हैं। इतने अंदर डूबो, समय बहुत कम है, और अगर हम ऐसे ये करते रहेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। mere reading or listening to Gita, Yoga Sutra or Upanishad, expositions by Babas, Swamijis and Maharaj, though it may sound very interesting, will lead you nowhere. तो ये एक स्पष्ट बात है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। कई लोगों की इतनी जरा बुद्धि की खुजली इतनी होती है कि ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, इतना सारा ज्ञान प्राप्त करते लेते हैं, पर इसकी बीइंग के अंदर कुछ नहीं आता है। तो बीइंग के अंदर आना चाहिए, नॉलेज और बीइंग साथ साथ में चलना चाहिए। नॉलेज तो इकट्ठा कर लिया, बीइंग तो हमने कोई साधना प्रैक्टिस तो की नहीं, तो हमारा बीइंग उठा नहीं है। और ज्ञान की तो हम इतनी बात कर लेंगे कि जैसे कि आत्मा परमात्मा हमारे सामने है, इस तरह बात करते हैं। तो ये सब इसका कोई ये नहीं है। और फिर कई लोग ये स्वामी जी बाबा महाराज लोगों का प्रवचन सुनते हैं, ये करते हैं, तो ये सब इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ी देर के लिए, तो हम प्रभावित भी हो जाते हैं, एक इम्प्रेस हो जाते हैं, लगता है कि हाँ बहुत सही है, ऐसा ही करना चाहिए। पर फिलोसॉफी से देखो, कोई भी ज्ञान फिलोसॉफी कुछ भी हमारा स्ट्रक्चर को चेंज कर नहीं सकती। हमारा स्ट्रक्चर इतना, तावड़ी जी कहते हैं कि ये जो ग्रेनाइट का स्टोन होता है ना, इससे भी एकदम कठिन ये हमारा स्ट्रक्चर है। और क्योंकि वो जन्मों जन्म से बना हुआ है, जो सब एक्यूमुलेट होता जाता है, इससे हमारा अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेंटल स्ट्रक्चर। तो वो कोई पढ़ने से किस तरह ये या किसी को सुनने से किस तरह वो टूट जाएगा। हमारा तो साधना जो है वो ये स्ट्रक्चर को तोड़ना है, अंदर स्ट्रक्चर को स्ट्रैप करना है। तो चाहे कुछ भी पढ़ ले, गीता पढ़े या योग सूत्र पढ़े या उपनिषद पढ़े या किसी का लेक्चर सुन ले, कुछ होने वाला नहीं है इससे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और प्रैक्टिस से रिलेटेड हम नहीं पढ़ते हैं, खाली फिलोसॉफी पढ़ने लगते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ओनली सेल्फ डिसिप्लिन एज आउटलाइन इन आवर नोट्स विल टेक यू फॉरवर्ड। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन जो अभ्यास है वही हमें आगे की ओर ले जाएगा। आई स्टेट दिस बिकॉज आई एम आस्किंग यू टू डू वॉट आई हैव डन एंड प्रैक्टिस, and if it has given me something, it will not fail you, but you must also not fail to observe and practice। तो यहाँ कितनी एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ वो कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। ऐसा नहीं कोई मैं फिलोसॉफी या कोई बाहर की चीज़ या किसी ने कुछ कहा है, ऐसी कोई चीज़ उठा के मैं ये आपको कह दूं। ये सब कुछ मैंने किया हुआ है और इससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये करो। और क्योंकि मुझे प्राप्त हुआ है तो आपको भी प्राप्त हो सकेगा। आप फेल नहीं हो इसमें होंगे, पर आपको काम ये करना है कि आपको प्रैक्टिस जो है वो, और जो सेल्फ डिसिप्लिन और जो प्रैक्टिस है वो सब आपको रिलीजियसली करना पड़ेगा। I can only show you the way, but you yourself will have to travel along the road. If you merely sit and wish
you will never travel a step on the road to liberation। तो वो कहते कि भाई मैं तो मार्ग बता सकता हूँ, जो मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, वो मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। पर अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये मार्ग के ऊपर आप आगे, जो लिबरेशन का मार्ग है उसके ऊपर आप कैसे आगे ट्रैवल कर पाओगे। तो इसीलिए खाली विश करना, खाली इच्छा कर लेना वो कोई इतना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ में बहुत सिंसियरली और बहुत गहराई से काम करना पड़ता है। समय वेस्ट न हो बातों के अंदर, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, सोशल जो ये सब नेटवर्किंग है उसके अंदर ज़्यादा। हाँ ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं है कि सब छोड़ दे, परहेज कर ले, ये देखना है, जानना है सब कुछ, वो ठीक है, पर उसके अंदर समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं होना चाहिए। घंटे पर हम मोबाइल के अंदर ही देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो जितना काम का है इतना साधन का उपयोग करना है, और जो मेन जो हमारी प्रैक्टिस है उसके ऊपर लगे रहना है। आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गहराई वाला है, तो ध्यान से समझिए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। पहली बात कहते हैं, सीट असाइड योर स्मॉल पर्सनल वर्ल्ड, कम आउट ऑफ इट, द वर्ल्ड इज वेरी वाइड बट इट इज इवन देन अ mere speck or point in the solar system, and the solar system itself is but a speck or point of no magnitude in our vaster galaxy, and our galaxy is not even found if traced in the cluster of 15,000 million galaxies। तो पहली बात तो कहते हैं कि भाई ये हम जो हमारा जो पर्सनल, जो स्मॉल पर्सनल जो वर्ल्ड है, हम जो जी रहे हैं, हमारी छोटा सा जीवन है, हमारा छोटा सा व्यवहार है, हमारे छोटे से सुख दुख है, और इसके अंदर ही डूबे रहते हैं। जिंदगी भर हमने जो जीवन की जो विशालता है, जीवन की जो एक वाइडनेस है, वो उस चीज़ को हम कभी भी महसूस नहीं करते। हम हमारे सुख दुख, मेरा तेरा, इसके अंदर ही हमारा जीवन निकल जाता है, और ये चीज़ों के अंदर हम इतने डूबे रहते हैं कि कोई आगे का हम कुछ देख नहीं सकते और प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते। सुख दुख जो होते हैं, सुख आया तो भी तकलीफ, दुख आया तो भी तकलीफ। सुख आया तो उसके अंदर ऐसे लिप्त हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, प्रैक्टिस सब कुछ बाजू में चली जाएगी। दुख आया तो रोने लगेंगे, दुख आया तो कंप्लेन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखो उसको तो कितना अच्छा है, मुझे क्या है। तो ये मैं पढ़ता था तो मुझे एक फ़कीर की बात याद आई थी। भाई एक फ़कीर नंगे पाँव दोपहर की धूप में जा रहा था, तो उसके पाँव जलते थे, तो वो खुदा से शिकायत कर रहा था कि देखो लोग तो कैसे गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, और मेरे पास तो जूते भी नहीं है, मेरे पाँव जल रहे हैं। ऐसे ऐसे अंदर वो कंप्लेन, अंदर एक उसके अंदर वो चीड़ अंदर थी, और ऐसे ऐसे आगे जा रहा था। तो आगे उसकी नज़र एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा कि उस व्यक्ति के तो दोनों पैर ही नहीं है, पैर ही कट गए हैं। तो एकदम उसकी समझ में आया कि अरे मेरे तो कम से कम पैर तो है, भगवान का इतना तो शुक्र है कि पैर तो है, वो बेचारे व्यक्ति का तो पैर ही नहीं है। तो ऐसे हम कंप्लेन और इसके अंदर ही हम जीते रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और हमारे सुख दुख के अंदर हम जीवन, और हमारा ईगो तो बार बार चोट खाता रहता है। जब भी कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हल्का भी हुआ कि ईगो जो है वो चोट खा जाता है। इससे हम उभरते ही नहीं, उसके उभरने में 2-4 दिन लग जाते हैं। हमारे अंदर डे ड्रीमिंग बढ़ जाता है, ब्रूडिंग बढ़ जाता है, और थोड़ा ठीक ठाक होता है, उसके बाद में फिर 2-4 दिन में और एक कोई चोट आती है, फिर से वो फिर साइकिल में घुस जाते हैं। इसी तरह जीवन निकल जाता है। तो ये जो हमारा ये जीवन है, उसको अगर हम कंपेयर करें कि भाई ये हमारी पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, पृथ्वी के ऊपर कितने सारे देश है, कम से कम हम जहाँ रहते हैं तो हमारा
सिटी कितना बड़ा है, इसके अंदर लाखों लोग रहते हैं। सिटी से बड़ा देश है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। और एक देश क्या, पूरी पृथ्वी के ऊपर तो कितने सारे देश है। पर ये पृथ्वी तो देखो, तो ये सोलर सिस्टम के अंदर, ग्रहमाला के अंदर एक छोटा सा पॉइंट जैसी है। ग्रहमाला इतनी बड़ी है कि हमारी पृथ्वी का तो क्या ठिकाना। और ग्रहमाला भी जो गैलेक्सी है उसके अंदर तो उसकी कोई यही नहीं है, गिनती ही नहीं है। गैलेक्सी के अंदर इतनी छोटी ग्रहमाला होती है, क्योंकि एक गैलेक्सी के अंदर हजारों लाखों ऐसी ग्रहमाला होती है। और ग्रहमाला और जो गैलेक्सी है उसका भी कोई ये नहीं है, क्योंकि जो एक क्लस्टर ऑफ जो गैलेक्सीज होते हैं, यहाँ बताया है कि 15,000 मिलियन गैलेक्सीज। तो 15,000 मिलियन गैलेक्सीज का जो क्लस्टर है, उसका झुमका है, उसके अंदर तो हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो वो गैलेक्सी का भी कोई हिसाब नहीं है। अब 15,000 मिलियन गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी का क्या पता है। तो इतना सारा ब्रह्मांड है, और ये तो भूलोक है। शास्त्र तो हमारा, ये तो साइंस बात करता है, तो ये तो भूलोक में ये तो इतना हमारे समझ में आया कि ये इतनी गैलेक्सी है, ये है, वो है। ये तो खाली भूलोक की बात हुई। तावड़िया जी तो पर्पज में कहते कि भूलोक से तो 2 गुना भूवलोक है, और भूवलोक से 2 गुना स्वलोक है। तो ये जो खाली भूव स्व 3 लोक है, वो अपरंपार है। वो इतना ये है, इतना बड़ा है कि हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये व्यापार चल रहा है इसके अंदर। और एक हम छोटी सी दुनिया, हमारे सुख दुख पकड़ के बैठ गए हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो इसीलिए कहते हैं कि कम आउट ऑफ इट, ये दुनिया से बाहर निकलो और देखो कि कितनी दुनिया कितनी बड़ी है। बी ए सिटीजन ऑफ होल यूनिवर्स। तो पूरा ब्रह्मांड है, उसके सिटीजन क्यों न बने। हम तो एक देश के सिटीजन बनते हैं, यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड के सिटीजन बनने की बात करते हैं। वाइडन योर होराइजन, फील एंड लिव फॉर अदर्स instead of for your own self. Come out of your narrow confines. Waste not your life on remembering the past, neither waste your life dreaming a future. तो कहते हैं कि अभी हमारी जो क्षितिज है उसका विस्तार करें, और इसके लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों का विचारना, दूसरों के बारे में विचारें। ये एक जरूरी है कि भाई देखो, हम जो कहते हैं ना कि ये स्मॉल पर्सनल वर्ल्ड के अंदर जीते हैं, तो किस तरह इससे हम बाहर निकलेंगे, उसका तो कोई उपाय तो होना चाहिए। तो एक उपाय ये भी है कि अगर आप दूसरे के बारे में सोचना सीखेंगे, दूसरे को किस तरह मैं मदद रूप हो सकता हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली जाके दौड़ के किसी को मदद करना। हम तन से, मन से, धन से, बहुत सारी रीतों से हम किसी न किसी को मदद रूप बन सकते हैं। तो वो हमें देखना चाहिए। अगर जवान है, शरीर अच्छा है, तो तन से भी मदद कर सकते हैं। तन से नहीं हो सकता है तो हम मन से मदद कर सकते हैं, मतलब शुभ भावना कर सकते हैं। किसी को मार्गदर्शन, जो हमारा अनुभव होता है उसका मार्गदर्शन हम किसी को कर सकते हैं। भगवान ने पर्याप्त मात्रा में राशि दी है, पैसा दिया है, तो उसका भी हम सदुपयोग करके किसी को मदद रूप बन सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, पर ये अंदर से आना चाहिए कि मुझे किसी को, दूसरों को मदद रूप बनना है। और यही एक रास्ता है कि जब ऐसा होता है तो हम जो हमारे पर्सनल जो सुख दुख है वो हम भूल जाएंगे। जब दूसरों के सुख दुख देखेंगे, दूसरे लोग कितनी गरीबी में जीते हैं, कितने दुख में जीते हैं, कितनी तकलीफ़ें लोगों को होए, ये सब हम जब देखेंगे ज़रा बाहर निकल के, तब हमें पता चलेगा। और फिर जो हमारा ये जो छोटी जो सोच है, वो सोच से भी हम बाहर निकल पाएंगे। कम आउट ऑफ योर नैरो कन्फाइंस। तो ये जो एक, जैसे कि एक चूहा बिल के अंदर रहता है, कन्फाइंस, एक सीमा के अंदर, तो इससे हमें बाहर निकलना है। और ये जो भूतकाल और भविष्य जो है उसके बारे में सोच के हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप
बार बार इसको पढ़ना और प्रयत्न करना, समझना कि भाई हम किस तरह नए ढंग से जी सकें। आगे भी एक बात और बहुत अच्छी बात कहते हैं, वर्क डिलीजेंटली एंड दोज हु कैन लीड यू ऑन विल श्योरली नेवर लेट यू डाउन। बहुत सुंदर सेंटेंस है ये। तो कहते हैं कि अगर आप इस तरह डिलीजेंटली काम करेंगे तो जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं और जो मदद करते हैं, जो ऐसे कोई सच्चे गुरु हैं, वो आपको कभी भी इस मार्ग से बाहर नहीं निकलने देंगे, वो डाउन नहीं होने देंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अब और थोड़ा समय है, 10 मिनट है, तो आगे थोड़ा पढ़ते हैं। नाउ टू कंटिन्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस मीटिंग्स, व्हेन अ वुमन कंसीव्स, नो वन एज येट हैज नोन दैट मोमेंट, दैट इज द स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओवम एंड क्रिएटिंग द फर्स्ट और मास्टर सेल। तो ये एक जो गर्भधान की क्रिया होती है, स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है तो पुरुष का जो स्पर्म है, शुक्राणु है, और स्त्री का जो ओवम है, जो स्त्री बीज या जिसको डिम्ब भी कहते हैं हिंदी में, ये दोनों का जब मिलन होता है और जो उसमें जो वो एक क्रिएट होता है, वो फर्स्ट मास्टर सेल बनता है उसमें से। टिल दैट ऑल द सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन बॉडी आर इट्स डिसेंडेंट्स। अब उसके बाद में जो जो सेल बॉडी के अंदर बनेंगे, चाहे लाखों अरबों खरबों जितने भी सेल बॉडी के अंदर बनने वाले हैं, ये सब उसके डिसेंडेंट है, उसके वंशज है। मतलब कि वो हमारा सबसे पहला जो है वो वहाँ से हमारी ये शुरू हुई है, और उसके अंदर से पूरे शरीर के और सेल जो है वो निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे। दिस इज द आदम, एंड व्हेन दिस मास्टर सेल ब्रेक्स इनटू टू फॉर द फर्स्ट टाइम इज क्रिएटेड ईव फ्रॉम आदम। देखो ये बहुत अच्छी यहाँ एक उन्होंने ये तुलना की है। हम आदम और ईव, खास करके ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहली व्यक्ति कौन थी, तो ये जो सब कल्पना में से ये बात आई है कि पहली व्यक्ति आदम था और एक स्त्री थी, उसका नाम ईवा था। तो ये तावरिया जी कहते हैं कि ये जो सेल्स जो है वो सेल्स का आदि चीज़ कौन है, हर सेल्स का, तो मास्टर सेल्स है। तो इसीलिए मास्टर सेल को उन्होंने आदम कहा, और जब वो टूटता है और दो हिस्से में बढ़ता है तब उसमें से ईव निकलती है। बहुत सुंदर कल्पना की है। The first breaking into two is violent or forceful, and the two halves gets separated. That is the left master half and second the right master half. The left master half becomes the vital point Muladhara, that is the equivalent point in the physical body, and the right master half becomes vital point Swadhisthana, that is the इक्विवेलेंट पॉइंट इन द फिजिकल बॉडी। अब ये जो दो टूटते हैं उसमें से क्या दो चीज़ बनती है, तो ये जो जब टूटती है तो वो शुरुआत के अंदर पहले एक मास्टर सेल, उसमें से जब दूसरा बनता है तो वो थोड़ा वायलेंट होता है या फोर्सफुल होता है, और इससे दो हिस्से बनते हैं। उसमें से एक आधा हिस्सा जिसको लेफ्ट मास्टर सेल कहते हैं, और दूसरा जो है उसको राइट मास्टर सेल कहते हैं। दाहिना और बायां, इस तरह दो बनते हैं। और इसमें ये जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, जो फिजिकल बॉडी के अंदर ये मास्टर सेल है, इसी तरह हमारे एस्ट्रल के अंदर जो बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर वो जो है वो एक मूलाधार बनता है और एक स्वादिष्ठान बनता है। तो हाफ जो लेफ्ट हाफ है उसके अंदर से मूलाधार बनता है, और राइट हाफ जो है उसके अंदर से स्वादिष्ठान बनता है। ये एस्ट्रल की प्रोसेस है। फिजिकल के अंदर तो ये
स्पर्म और ओवम से जो बनता है वो मास्टर सेल वो फिजिकल है, पर एस्ट्रल के अंदर भी इसकी प्रोसेस चलती है और वहाँ भी जो दो चीज़ बनती है वो मूलाधार स्वादिष्ठान, यहाँ लेफ्ट एंड राइट मास्टर सेल। Science finds the left and right midbrain totally different, as if two different persons are residing in the same room। तो साइंस की ऐसी कल्पना है लेफ्ट और राइट ब्रेन के लिए कि भाई ये दोनों एकदम अलग अलग है, लेफ्ट ब्रेन अलग है और राइट ब्रेन अलग है। तो जैसे कि एक ही रूम में दो व्यक्ति रहते हों, इस तरह साइंस इसको देखता है। बट इट इज़ नॉट रियलाइज that the left and right midbrain are different because the left and right master cells have constructed the whole body system as different। अब क्यों ये हमारा बॉडी के अंदर वो अलग अलग ये है लेफ्ट और राइट जो बॉडी डेवलप होता है बाडी के, तो उसका कारण ये है कि पहले से ही ये लेफ्ट मास्टर सेल्स है आधा, एक और दूसरी ओर आधा राइट मास्टर सेल्स है, और इसके द्वारा बाद में पूरा बॉडी तो डेवलप होता है। तो इसीलिए ये दो अलग डिफरेंट चीज़ जो है, बॉडी हमारा एक ही है पर उसके अंदर दो अलग चीज़ से ये सारी चीज़ें अंदर फिर डेवलप होती है। अलग अलग सेल्स और ऑर्गन जो डेवलप होते हैं वो इस तरह लेफ्ट और राइट में जो बनते हैं, क्योंकि उसका जो मास्टर सेल है उसके मुताबिक फिर ये सारी चीज़ बनती है। Now after the first separation into left master cell and right master cell, both these halves continue to subdivide, and this subdivision is not violent or forceful as the first one has been। तो अभी जो बाद की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमे और थोड़ी उसमें फोर्स नहीं होता है। इस तरह की बाद की प्रक्रिया जो सेल्स के बनने की चलती है उसके अंदर वो थोड़ी स्लो है। पहले जो थे वो वायलेंट और फोर्सफुल होता है, उसके बाद में जो और सेल्स बनते हैं वो इतनी तो वायलेंट और फोर्सफुल नहीं होती है। बोथ द लेफ्ट एंड राइट मास्टर सेल्स हैव अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस एंड लिफ्ट ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये दोनों जो मास्टर सेल्स है दाहिना और बायां, उसके अंदर अपनी एक अवेयरनेस है, एक अपनी इंटेलिजेंस है और वो हायर ऑर्डर के अंदर है। तो इसे ही, क्योंकि इसे ही तो फिर आगे जाके पूरा बॉडी बनने वाला है, दूसरे सेल्स बनेंगे, पूरी नर्व्स बनेगी, टिश्यूज़ बनेंगे, मसल्स बनेंगे, पूरा बॉडी जो है जो बोन्स बनेंगे, ये सारा जो बॉडी बनने वाला है, स्किन बनेगी। तो ये दोनों मास्टर सेल्स का ही एक आगे जाके उसकी प्रक्रिया, उसका ही रूपांतरण है। Both the points, that is the left master cell and the right master cells, now form lines of force between themselves along which they built at first, that is the left master cell by successive breaking into two and the right master cell by successive breaking into two reach out in the direction of one another, that is line of force emerges from right master half and reaches the left master half, and similarly from the left master half a line of force emerges and reaches the right master half, and when both accomplish this, the first closed circuit movement begins between the left and right master cell। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट मास्टर सेल्स है वो एक सर्कुलर बनाता है और राइट मास्टर सेल दूसरा सर्कुलर बनाते हैं, और वो जो है वो फिर अपनी अपने गति इसकी होती है और अपनी अपनी गति से ये काम करते हैं। इसका जो शॉर्ट है ना, इसका सबसे ये सारी चीज़ों को समझना है तो मैं एक ही पॉइंट से समझा दूँ आपको कि अगर आपने तावरिया जी के डायग्राम्स देखे किताब के अंदर, तो डायग्राम के अंदर आप देखना इसमें एकदम नीचे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र बताया हुआ है। तो मूलाधार चक्र जो है वो एकदम नीचे है और वो
जो घूम रहा है उसका एक वो पूरा वो सर्कल में है। तो मूलाधार चक्र सर्कल में है पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप उसका एरो देखेंगे तो एरो एंटी क्लॉकवाइज में है। उसके ऊपर ही थोड़ा सा साइड के अंदर, मतलब कि हमारे बॉडी में तो आगे है स्वादिष्ठान, पीछे की साइड पर नीचे जो है वो मूलाधार है, आगे की साइड पर थोड़े ऊपर की ओर जो है वो स्वादिष्ठान है। तो स्वादिष्ठान जो है वो क्लॉकवाइज बनता है, वो भी सर्कुलर है, नीचे का मूलाधार भी सर्कुलर है। तो यहाँ जो ये बात करते हैं राइट मास्टर सेल और लेफ्ट मास्टर सेल, वो जिस तरह सर्कुलर बनाते हैं इसी तरह ये मूलाधार और स्वादिष्ठान भी इस तरह बने हुए होते हैं। तो क्या होता है कि मूलाधार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और उसके साथ में ही ऊपर ये जो स्वादिष्ठान है वो क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे कि हम देखते हैं एक इंग्लिश में 8, जब 8 फिगर लिखते हैं तो कैसे 2 सर्कल होते हैं ना, एक ऊपर का सर्कल एक नीचे का सर्कल, 2 राउंड होते हैं, ठीक है। तो समझो कि नीचे का सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अभी आपको 8 लिखना है तो क्या करोगे, आप नीचे से एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे और फिर ऊपर जाके दूसरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो 8 हो गया, 8। एक इसी तरह ये चीज़ होती है मूलाधार स्वादिष्ठान के अंदर, वो दोनों इस तरह जुड़े होते हैं कि मूलाधार एंटी क्लॉकवाइज हुआ, फिर वो जाके उसका एरो जो है वो क्लॉकवाइज में ऊपर की ओर चला गया और दूसरा सर्कल बनाया। तो एक नीचे का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर का सर्कल जो क्लॉकवाइज। तो इस तरह मूलाधार स्वादिष्ठान है। सेम वे ये चीज़ यहाँ उन्होंने बताई है, ये फिजिकल लेवल की है, जिसमें मास्टर सेल इस तरह की लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं। लाइन ऑफ फोर्स मतलब ये ऊर्जा का सर्कल, जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान में कैसा है इस तरह का ये सर्कल बनाते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ बताई है। तो यहाँ रुकते हैं, समय हो गया है। किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी आगे का रीडिंग हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।